क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान एक दूसरे से इतनी गहराई से कैसे जुड़ जाते हैं? आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन इंटरैक्शन यानी मानव संपर्क के मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के बारे में। सीधे रिसर्च और एकेडमिक सोर्स से हम डिकोड करेंगे कि आखिर एक छोटा सा विचार किसी एक दिमाग से निकलकर पूरी दुनिया में कैसे छा जाता है। ये पूरा विज्ञान आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत एक बहुत ही बेसिक सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, एक बिल्कुल साधारण सा विचार जो आपके दिमाग में आता है वो एकदम उसी रूप में सफलतापूर्वक किसी दूसरे इंसान के दिमाग तक कैसे पहुंच जाता है। सुनने में ये किसी जादू जैसा लगता है ना, लेकिन असल में इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड साइंस काम कर रहा है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे कम्युनिकेशन के मूल चक्र से, फिर इसके अलग अलग आयाम और संरचनात्मक मॉडल देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे क्लासरूम इकोसिस्टम की, फिर समझेंगे कि इस बातचीत के बीच क्या बाधाएं आती हैं, और आखिर में मास मीडिया और समाज पर इसके असर को डीकोड करेंगे। माइक्रो से मैक्रो तक का पूरा सफर। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, द कोर लूप। तो इस पूरे प्रोसेस की नींव क्या है? अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो नाट्यशास्त्र लिखने वाले भरत मुनि को पहला कम्युनिकेशन स्कॉलर माना जाता है। आप सोचिए, उन्होंने सदियों पहले ही संदेशों के आदान प्रदान की इस कला को कितनी बारीकी से समझ लिया था। और ये जो शब्द है ना, कम्युनिकेशन, इसकी जड़ें बहुत दिलचस्प हैं। ये लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से बना है। कम्युनिस का मतलब होता है कॉमन या कुछ शेयर करना। मतलब संचार का असली मकसद सिर्फ कुछ बोल देना भर नहीं है, बल्कि अपनी बात शेयर करके एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग यानी साझा समझ बनाना है। जब तक बात दोनों को एक जैसी समझ ना आए, तब तक कम्युनिकेशन पूरा ही नहीं होता। अब देखिए ये काम कैसे करता है। ये बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है। कहानी शुरू होती है एक सेंडर या एनकोडर से, जो किसी माध्यम यानी चैनल के जरिए अपना संदेश भेजता है। फिर आता है रिसीवर यानी डिकोडर, जो उस बात को समझता है। लेकिन यहाँ एक कैच है, ये लूप तब तक पूरा नहीं होता जब तक रिसीवर का फीडबैक ना मिल जाए। बिना फीडबैक के आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बात उसी तरह समझी गई है या नहीं? बेसिक लूप तो हमने समझ लिया। अब दूसरे सेक्शन में इसके आयाम और प्रकार देखते हैं। हमारी डेली लाइफ में समय, कल्चर और इशारों की वजह से ये कम्युनिकेशन कैसे अलग अलग रूप ले लेता है, चलिए उसे समझते हैं। टाइमिंग यहाँ एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। एक होता है सिंक्रोनस संचार, जहां सब कुछ लाइव चल रहा होता है, जैसे आप फोन पे बात कर रहे हैं या लाइव क्लास में हैं, तुरंत जवाब मिलता है। और दूसरा होता है एसिंक्रोनस संचार, जहां रिएक्शन में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे कि ईमेल भेजना या फिर किसी वीडियो के नीचे कमेंट करना। यहां तुरंत जवाब देने का कोई प्रेशर नहीं होता, आप आराम से सोच समझकर रिप्लाई कर सकते हैं। अब एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट आता है, मेटा कम्युनिकेशन। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कोई बहुत सीरियस या तीखी बात कही और फिर चुपके से आंख मार दी? बस यही है मेटा कम्युनिकेशन, यानी संचार के बारे में संचार। आप जो बोल रहे हैं उसके असली मतलब को किसी इशारे या नॉन वर्बल हिंट से पूरी तरह बदल देना। एक छोटा सा इशारा और पूरी बात का मतलब ही पलट जाता है। और ये चीजें अलग अलग कल्चर में अलग तरह से काम करती हैं। कुछ जगहें लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर वाली होती हैं, वहां आपको हर एक बात बिल्कुल साफ साफ और सीधे शब्दों में कहनी पड़ती है। वहीं हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर में आपको सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती। बहुत सी बातें इशारों या पहले से मौजूद समझ से ही तय हो जाती हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से तय होता है कि अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आपस में कैसे जुड़ते हैं। सेक्शन 3 की तरफ बढ़ते हैं, संरचनात्मक मॉडल। रोजमर्रा की बातों से हटकर अब देखते हैं कि बड़े बड़े विचारकों ने इस पूरे प्रोसेस को कैसे मैप किया है। उन्होंने इसके लिए क्या ब्लूप्रिंट्स बनाए। ये मॉडल्स हमें बताते हैं कि समय के साथ कम्युनिकेशन की समझ कैसे विकसित हुई। सबसे पहले अरस्तू का मॉडल था, जो पूरी तरह से बोलने वाले यानी स्पीकर पर फोकस करता था कि वो ऑडियंस को कैसे मनाता है। फिर शैनन और वीवर आए, जिन्होंने कम्युनिकेशन में नॉइज यानी शोर का कॉन्सेप्ट जोड़ा। फिर बर्लो ने इसे सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर में बांट दिया। लेकिन सबसे दिलचस्प था श्रैम का मॉडल। उनका कहना था कि बातचीत तभी सफल होती है जब दोनों के पास एक जैसा फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस हो। मतलब आपकी और मेरी बैकग्राउंड नॉलेज कुछ हद तक मैच करनी चाहिए। अब आते हैं चौथे भाग पर, क्लासरूम इकोसिस्टम। ये मॉडल्स एक कंट्रोल्ड और फॉर्मल एनवायरनमेंट में कैसे काम करते हैं, जैसे कि एक क्लासरूम में।
आइए इसे जरा बारीकी से देखते हैं। किसी भी क्लासरूम या प्रोफेशनल सेटिंग में प्रभावी संचार के लिए ये 7 C's एक परफेक्ट चेकलिस्ट हैं। आपका मैसेज क्लियर हो, पॉइंट टू पॉइंट यानी संक्षिप्त हो, बातों में कोई हवाई चीज ना हो बल्कि फैक्ट्स ठोस हो, जानकारी बिल्कुल करेक्ट हो, एक लॉजिकल फ्लो यानी सुसंगत हो, मैसेज अपने आप में पूर्ण हो और सबसे बड़ी बात, बातचीत का तरीका हमेशा विनम्र यानी कर्टियस होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें पॉइंट पर, बाधाओं को पार करना। अब थ्योरी में तो ये 7 C's बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है? जब ये चीज़ें फेल हो जाती हैं और मैसेज बीच में ही टूट जाता है, तब शुरू होती है असली प्रॉब्लम। तो सवाल ये उठता है कि इतने बढ़िया मॉडल्स और रूल्स के बावजूद वो कौन सी चीज़ है जो एक मैसेज को सही सलामत उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचने से रोक देती है? आखिर रुकावट कहाँ आती है? इसका एक बहुत ही सिंपल सा जवाब है, बाधाएं और शोर। और ये शोर या नॉइज सिर्फ वो नहीं है जो आपको कानों से सुनाई देता है। इसके कई अलग अलग रूप हैं। मान लीजिए आपको बहुत जोर की भूख लगी है या आप थके हुए हैं तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। ये शारीरिक शोर है। अब मान लीजिए बाहर ट्रैफिक की आवाज आ रही है या कमरे में कोई बहुत तेज एग्जॉस्ट फैन चल रहा हो, तो ये भौतिक शोर हुआ। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक शोर भी होता है, जैसे आप किसी तनाव में हो। और हाँ, सिमेंटिक शोर यानी जब कोई बहुत भारी भरकम तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हो जो आपके सिर के ऊपर से निकल जाएं। ये सब आपके मैसेज को बर्बाद कर सकते हैं। इन मनोवैज्ञानिक बाधाओं में हमारी मेमोरी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसमें 2 मजेदार कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, जहां कोई नई जानकारी आपकी पुरानी यादों पर हावी हो जाती है, और दूसरा है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, जब आपकी पुरानी जानकारी आपको कुछ नया सीखने ही नहीं देती। जैसे मान लीजिए आपने अपना घर बदला है और कोई आपसे आपका नया एड्रेस पूछता है, लेकिन आपके मुंह से गलती से पुराना वाला एड्रेस ही निकल जाता है। होता है ना ऐसा? यही है पुराना ज्ञान नए ज्ञान से टकराना। अब आते हैं हमारे आखिरी और छठे सेक्शन पर, मास मीडिया और समाज। अभी तक हम इंडिविजुअल या छोटे ग्रुप की बात कर रहे थे। अब जरा पिक्चर को बड़ा करते हैं। सोचिए, जब एक ही जगह से एक साथ लाखों करोड़ों लोगों को कोई संदेश भेजा जाता है, तो उसका इस पूरे समाज पर कितना बड़ा असर होता होगा। ये एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट है कि मीडिया कितना पावरफुल है। मैजिक बुलेट थियरी का मानना था कि मीडिया सीधे आपके दिमाग में एक बुलेट की तरह मैसेज डाल देता है और आप चुपचाप उसे मान लेते हैं। लेकिन फिर आई यूसेज एंड ग्रेटिफिकेशन थियरी, जिसने कहा कि नहीं, दर्शक बहुत स्मार्ट हैं, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से तय करते हैं कि उन्हें क्या देखना है। इसके बाद एजेंडा सेटिंग थियरी आई, जो कहती है कि मीडिया आपको ये नहीं बताता कि आपको क्या सोचना है, बल्कि ये बताता है कि आपको किस बारे में सोचना है। और आखिर में जॉर्ज गॉर्डनर की कल्टिवेशन थियरी, जो कहती है कि अगर आप लंबे समय तक एक ही तरह का कंटेंट देखते रहें तो आपके लिए असली दुनिया की सच्चाई भी वैसी ही बन जाती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में मार्शल मैक्लूहेन ने मीडिया को 2 मजेदार हिस्सों में बांटा, हॉट और कूल। हॉट मीडिया वो होता है जिसमें बहुत सारी डिटेल होती है, जैसे कि रेडियो या कोई बड़ी फिल्म। इसमें आपका दिमाग ज्यादा खर्च नहीं होता, सब कुछ आपको बना बनाया मिल जाता है। और दूसरा होता है कूल मीडिया, जो थोड़ा लो डेफिनेशन होता है, जैसे कि कोई कार्टून या टीवी शो। इसमें जानकारी थोड़ी कम होती है, इसलिए आपको चीजें समझने के लिए अपना दिमाग लगाना पड़ता है। आपको खुद भी उस प्रोसेस का हिस्सा बनना पड़ता है। अगर हम भारत में इस मास मीडिया के सफर को देखें तो ये बहुत ही शानदार रहा है। 1913 में आई पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र से लेकर 1931 की पहली बोलती फिल्म आलम आरा तक सिनेमा ने एक बहुत बड़ा जंप लिया। फिर 70 के दशक में गरम हवा जैसी फिल्मों ने समाज के दर्द को पर्दे पर उतारा। और फिर आई 1975 की शोले, जिसने तो ब्लॉकबस्टर सिनेमा का मतलब ही बदल कर रख दिया। इन सब ने मिलकर हमारी सामूहिक सोच और हमारे समाज को एक नया आकार दिया है। तो इन सब बातों को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। अगर मास मीडिया सच में हमारी दुनिया देखने के नजरिए को बदल रहा है, तो वो कलम असल में है किसके हाथ में, जो हमारी सच्चाई लिख रहा है? क्या कंट्रोल सच में हमारे पास है या उन मीडिया चैनलों के पास जो ये सारी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अगली बार टीवी या सोशल मीडिया देखते हुए आप जरूर सोचिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही नई चीजें एक्सप्लोर करते रहिए और सीखते रहिए।